Hello students, it's your day 5 of JEE Direct. Today we will discuss PYQs of thermal properties of fluids. Its question number 1 is a bakelite beaker has volume capacity of 500 cc at 30 डिग्री सेल्सियस. एक बेकलाइट बीकर है आपका जिसके पास कितनी कैपेसिटी है 500 cc कैपेसिटी है 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. उन्होंने बोला व्हेन इट इज़ पार्शली फिल्ड विद वीएम वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ मर्करी इट इज़ फाउंड दैट द अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन्स कांस्टेंट एज टेम्परेचर इज वेरीड. उन्होंने बोला जब हमने इसको पार्शली फिल्ड किया है मर्करी के साथ कितने वॉल्यूम में, वीएम वॉल्यूम उसका हमने फिल कर दिया है, तो जो अनफिल्ड वॉल्यूम रहा आपका 500 टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी है उसकी, जिसमें से हमने वीएम जो है वो फिल कर दिया है, तो बाकी कितना बचा 500 माइनस वीएम. तो वो जो वॉल्यूम आपकी अनफिल्ड वॉल्यूम है बीकर की वो कांस्टेंट रहती है एज टेम्परेचर इज़ वेरीड. अगर आप टेम्परेचर को वेरी भी करें, टेम्परेचर चेंज भी हो जाए, फिर भी वो अनफिल्ड वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा. और आपको उन्होंने एक बीकर का भी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है और मर्करी का भी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है. तो आपको वीएम की वॉल्यूम निकालनी है, आपको वीएम निकालना है कि हमने मर्करी को कितना उस बीकर के अंदर फिल किया है, कितने वॉल्यूम तक फिल किया है, कि उसका जो अनफिल्ड वॉल्यूम है वो कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा. तो आपको वो वीएम वॉल्यूम जो है वो निकालना है. तो बेटा जो वॉल्यूम है, सपोज दिस इज़ द बीकर, ये आपका बीकर है, क्लियर, ये क्या है आपका बीकर है और इतना पोर्शन आपका क्या है मर्करी के साथ फिल्ड है, दिस इज़ मर्करी, क्लियर, ये मर्करी है आपकी. और ये क्या है, ये पूरा आपका बीकर है और ऊपर वाला अनफिल्ड पार्ट है. तो बेटा जो वॉल्यूम है एम्प्टी पार्ट का, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट, तो जो एम्प्टी पार्ट का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, बीकर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे हम मर्करी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मर्करी. क्लियर हो गया. आल्सो उन्होंने बोला है देर इज़ नो चेंज इन अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर विद अ वेरिंग टेम्परेचर. अनफिल्ड वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रही. सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बीकर जो होगा, सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बीकर, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बीकर, तो जो बीकर के वॉल्यूम में चेंज आएगा वो इक्वल होगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मर्करी के, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मर्करी. क्योंकि हमारा अनफिल्ड पार्ट में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर चाहे चेंज भी हो जाए. तो इसका मतलब बीकर के पूरे वॉल्यूम में चेंज उसी की वजह से आएगा, मर्करी की वजह से. अगर मर्करी का वॉल्यूम चेंज होगा तो बीकर का वॉल्यूम चेंज होगा. तो चेंज इन वॉल्यूम बेटा आप सबको पता है डेल्टा वी किसके बराबर होता है, वी आपका बीकर का आ गया इंटू गामा आ गया बीकर का इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी. वो इक्वल होगा आपका किसका, मर्करी का वॉल्यूम, गामा भी मर्करी का, और इंटू चेंज इन टेम्परेचर. क्लियर हो गया, ये इक्वल हो जाएगा. अब चेंज इन टेम्परेचर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर. तो ये आपका क्या बन जाएगा, वी, यहाँ से आपको निकालना क्या है, वीएम निकालना है, मर्करी का वॉल्यूम निकालना है. तो बेटा मर्करी का वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, गामा बी, वी बी गामा बी अपॉन गामा एम. तो सारी वैल्यूज़ दी हैं आपको. वॉल्यूम ऑफ बीकर दिया है आपको 100, गामा का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बीकर का दिया है कितना, 6 इंटू 10⁻⁻6, अपॉन मर्करी का भी दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻4. तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर वी एम कम्स आउट टू बी 20 पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 20 पर सी सी, 20 सी सी. क्लियर. तो इसका मतलब सी सी में ये किसके इक्वल होगा, क्लोज होगा 20, सॉरी डिग्री नहीं 20 के साथ, 20 सी सी. सी सी उन्होंने ऑलरेडी पूछा हुआ है, हमें इन सी सी में बताना है, इज क्लोज टू 20. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस. आपने टेम्परेचर मेटल वायर का इंक्रीज किया है 0 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय, तब इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है कितनी, 0.02% इंक्रीज हो रही है. क्लियर. तो लेंथ में चेंज आ रहा है. द परसेंटेज चेंज इन इट्स मास डेंसिटी विल बी क्लोजेस्ट टू, तो आपको मास डेंसिटी में परसेंटेज चेंज बतानी है. तो सबसे पहले बेटा आपको पता है जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के, मास अपॉन वॉल्यूम के. तो डेंसिटी हमने रो ले ली है, मास अपॉन वॉल्यूम. बेटा वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ. क्लियर. तो मीन्स ये रो किसके बराबर आ गया, एम अपॉन ए इंटू एल. तो बेटा आप निकाल लीजिए रिलेटिव एरर जो आप निकालते हैं. तो डेल्टा रो अपॉन रो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा ए अपॉन ए
प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर। अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि जो परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी। अब देखिए बेटा, मास में तो कोई मास तो कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब मास में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा एम क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी, ज़ीरो हो जाएगी। तो आपका डेल्टा रो अपॉन रो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। अब बेटा आप सबने पढ़ा है वॉल्यूम एरिया एक्सपेंशन, तो डेल्टा ए अपॉन ए किसके बराबर होता है, डेल्टा ए अपॉन ए होता है बीटा इंटू डेल्टा टी के बराबर। और लेंथ लीनियर एक्सपेंशन भी पढ़ी है, तो डेल्टा एल अपॉन एल किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर। क्लियर हो गया। और आप सब ने ये भी पढ़ा है बीटा जो होता है इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फ़ा, तो मैंने बीटा की जगह पे 2 अल्फ़ा डेल्टा टी लिख दिया प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये कितना बन जाएगा, 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो मेरा डेल्टा रो अपॉन रो आ गया। ठीक है, मास डेंसिटी। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन इट्स मास डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, परसेंटेज चेंज इन इट्स मास डेंसिटी। अब बेटा ध्यान से देखिए आप, क्या हो जाएगा, ये आपका डेल्टा एल अपॉन एल जो है आपका, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल ये आपको दिया है, उन्होंने बोला इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 0.2 परसेंट। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू आप 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज दी है, तो इंटू 100 आपको कितना दिया है बेटा, ये आपको 0.02% दी है। कितनी दी है, 0.02%। क्लियर। और ये डेल्टा टू अपॉन देखो 100 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 0.02% है, परसेंट का परसेंट 100 कैंसिल हो सकता है, इसका मतलब डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो आपको वो किसके बराबर होता है, अल्फ़ा डेल्टा टी के। तो इसका मतलब ये सारी इक्वेशन आपको गिवन है। तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इज इक्वल टू 0.02% इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी। तो इसका मतलब आपको अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे डाल दीजिए आप। तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, आपको परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर लिया मैंने। तो जब मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी जो है ये आपको कितना दिया है, 0.02%। क्लियर। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगा 0.06%। तो 0.06% ए पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, टू आइडेंटिकल बीकर्स हैं ए एंड बी कंटेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स एट 60 डिग्री सेल्सियस। दो बीकर्स हैं ए एंड बी, उनमें इक्वल वॉल्यूम है, दो बीकर्स हैं ए और बी, इनमें इक्वल वॉल्यूम जो है वो फिल की गई है दो अलग अलग लिक्विड से। ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है, दोनों का टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस, एंड लेफ्ट टू कूल डाउन। और हमने इनको क्या किया है, कूल डाउन करने के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए रख दिया है। क्लियर हो गया। तो जब हमने इनको ठंडा करने के लिए रखा, उन्होंने बोला लिक्विड ए हैज़ डेंसिटी ऑफ, लिक्विड ए की डेंसिटी दी है 18 × 10⁻² kg पर मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक हीट दी है 200 जूल पर kg पर केल्विन। लिक्विड बी की भी डेंसिटी दी है और स्पेसिफिक हीट दी है उसकी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको टेम्परेचर और टाइम ग्राफ के बीच में रिलेशनशिप बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो एज्यूम द एमिसिविटी ऑफ बोथ द बीकर्स टू बी द सेम, कि एमिसिविटी जो दोनों बीकर्स की है वो क्या है, सेम है। तो बेटा आप सबने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगेन पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि जो आपका डी क्यू अपॉन डी टी होता है वो किसके बराबर होता है, आप सबने पढ़ा है एम एच अपॉन एम एस इंटू टी माइनस टी नॉट। क्लियर। वेयर एच क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और एस इज स्पेसिफिक हीट, एम इज मास। क्लियर। तो बेटा मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये भी आप सबको पता है, वी वॉल्यूम रो डेंसिटी। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एच अपॉन एम एस टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, एच अपॉन मास की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी था, टी माइनस टी नॉट। क्लियर हो गया। ये एच और टी माइनस टी नॉट और जो वी वॉल्यूम है बेटा ये सारे कांस्टेंट है दोनों बीकर के लिए। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारा डी क्यू अपॉन डी टी है, क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन रो इंटू एस। डेंसिटी और किसके, स्पेसिफिक हीट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो एस। क्लियर।
अब देखिए रो ए जो है वो आपका ए बीकर के लिए रो कितना दिया है 8 × 10⁻² kg/m³। और रो बी कितनी दी है आपकी, वो डेंसिटी कितनी दी है 10⁻³ kg/m³। और स्पेसिफिक हीट ए की कितनी दी है आपको 2000 J/kg/Kelvin। और स्पेसिफिक हीट बी की कितनी दी है आपको 4000 J/kg/Kelvin। क्लियर। तो बेटा अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, आप सबको पता है रो ए इंटू एस ए करें और रो बी इंटू एस बी करें, तो करें दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपका ये जो जब रो ए इंटू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8×2 = 16, 16 और 10 की पावर कितनी आ जाएगी ये 5 इंटू 10 की पावर 5। जब ये रो बी इंटू रो एस बी करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 4 × 10⁻⁶। तो बेटा कौन सा बड़ा है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन में कौन सी मल्टीप्लिकेशन बड़ी है आपकी। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जो आपका डेंसिटी है ए की वो डेंसिटी ऑफ बी से क्या है छोटी है, और स्पेसिफिक हीट जो ए की है वो भी छोटी है स्पेसिफिक हीट ऑफ बी से। तो ऑब्वियसली दोनों की प्रोडक्ट जो रो ए इंटू एस बी है वो भी लेस है रो बी इंटू एस बी के। ये 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 5 है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर ये छोटी है तो इसका मतलब अगर डिवाइड करेंगे हम रो ए और एस बी के तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा 1/रो बी इंटू एस बी के। क्लियर। और 1/रो बी इंटू एस बी जो होता है ये डी क्यू अपॉन, तो इसका मतलब डी क्यू ए अपॉन डी टी जो होगा वो बड़ा होगा डी क्यू बी अपॉन डी टी से। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि कंटेनर बी जो है रेट ऑफ कूलिंग इज स्मॉलर देन द कंटेनर ए। तो जो एक ए जो होगा उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू, जब ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा जल्दी कूल होगा। तो इसका मतलब बी जो है वो कूल लेट होगा, तो उसकी कूलिंग रेट जो है वो स्मॉलर है कूलिंग रेट ऑफ कंटेनर ए से। तो इसका मतलब ग्राफ जो बी का होगा वो अबव लाई करेगा ग्राफ ए से, और वो स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता। तो स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो स्लोप ए का जो है वो बी से क्या होगा बड़ा होगा। तो वो किस केस में ए का बी से बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला। ठीक है। तो आपका बी पार्ट जो है वो क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपका मैंने अभी बताया जो आपकी बी है ग्राफ बी वो ए से ऊपर लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे तो नीचे लाई कर रही है, यहाँ पे भी नीचे लाई कर रही है, और ये तो साथ में है, ये तो हो नहीं सकती। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है बी की जो है ये ए से क्या कर रही है ग्राफ ऊपर लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस is added to m2 gram of water at 50 degree Celsius, finally no ice is left and the water is at 0 degree Celsius। उन्होंने बोला m1 ग्राम जो है m1 ग्राम ऑफ क्या है आइस है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे है एट -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको ऐड किया है हमने m2 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, एट इसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी आइस नहीं रह रही, ऑब्वियसली आइस जब मेल्ट करेगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और पूरा का पूरा टेम्परेचर उन्होंने बोला लास्ट में कितना बनना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस बनना चाहिए और पानी बनना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस निकालनी है आपको लेटेंट हीट ऑफ आइस की क्या करनी है वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली बेटा आप सबको पता है यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आइस क्या करेगी हीट लेगी तो मेल्ट होगी तो पानी बनाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हीट गेन कौन कर रहा है आइस कर रहा है, और वाटर का टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो वाटर क्या कर रहा है हीट लॉस कर रहा है। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर जो होता है आप सबको पता है हीट गेन्ड बाय क्या हो जाएगी आइस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आ जाएगी हीट गेन्ड बाय आइस, हीट गेन्ड बाय आइस। क्लियर हो गया। अब वाटर कितना हीट लॉस करेगा, वाटर जो हीट लॉस करेगा उसका सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो वाटर का मास कितना है m2 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा मेरा m2 इंटू स्पेसिफिक हीट। बेटा
सारे CGS में है तो CGS में वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, ठीक है। 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है, पहले 50 था, अब कितना होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। अब बेटा आइस कितनी हीट गेन करेगी, सबसे पहले तो आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट होगी, क्लियर हो गया, क्या कन्वर्ट होगी पानी में, तो हीट लेगी तो वो क्या हो जाएगा, m1 ग्राम ऑफ आइस जो है वो m1 ग्राम ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। फिर वो क्या करेगी, वाटर जो है वो हीट और गेन करेगा, तो क्या करेगा, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा। मीन्स पहले केस में आपकी कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। तो जब सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है तो वो क्या होगा आपका, ऑब्वियसली मास इंटू क्या बन जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ क्या आ जाएगी यहाँ पे, फ्यूज़न, क्योंकि आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, तो मास आइस का कितना है यहाँ पे m1 है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस जो कि हमने निकालनी है, ठीक है। ये हमने लेटेंट हीट निकालनी है आइस की, प्लस अब क्या है, पहले m1 ग्राम जो था आइस का वो किस में कन्वर्ट हुआ, m1 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में, टेम्परेचर इतना ही रहा। अब ये हीट लेगी m1 ग्राम ऑफ वाटर, तो -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचना है, तो अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हीट गेंड का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, क्लियर हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ले लीजिए आइस की, आइस तो पानी में कन्वर्ट हो गया तो ये भी वन ही रहेगा, क्लियर हो गया, इंटू क्या बन जाएगा, सॉरी बेटा ये 1 नहीं होगा, क्योंकि आइस का हमने स्पेसिफिक हीट लेनी है यहाँ पे, तो जो स्पेसिफिक हीट आइस की उन्होंने गिवन दी है आपको, कितनी दी है 0.5, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 0.5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो बेटा फाइनल टेम्परेचर 0 है, इनिशियल कितना है -10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्लियर हो गया। तो डाल दीजिए यहाँ पे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 50m2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 10 और 5 जो कल कर, ये 5m1 बन जाएगा, ठीक है, 5m1 प्लस m1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, क्लियर हो गया। तो ये लेटेंट हीट ऑफ आइस किसके बराबर आ जाएगी, ये बन जाएगा 50m2 माइनस 5m1 अपॉन m1, क्लियर हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 50m2 अपॉन m1 माइनस 5m1 कैंसिल हो जाएंगे तो -5 रहेगा, ये कौन सा फॉर्मूला है, 50m2 अपॉन m1 -5, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फिर सॉरी ये 5 है, 50 ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक कैटल हुज हीटिंग एलिमेंट हैज़ अ मीन रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को आप 20 डिग्री सेल्सियस से हीट कर रहे हैं, ठीक है, इस पे हीट कर रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है उसको हीट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कैटल में, और उसका हीटिंग एलिमेंट जो है उसका रेजिस्टेंस आपको दी गई है, ठीक है, वो कितनी है 20 ओम, तो आपको रेजिस्टेंस आर दिया गया है कितना 20 ओम, क्लियर हो गया। द रूट मीन्स केयर वोल्टेज इन द मेन्स इज, तो आपको वोल्टेज वी भी दी गई है, आपको वोल्टेज भी दी गई है, कितनी दी गई है वोल्टेज 200 वोल्ट। इग्नोरिंग हीट लॉस फ्रॉम द, हमने हीट लॉस नहीं देख रहे हैं। टाइम टेकन फॉर वाटर टू इवेपोरेट फुल्ली, तो आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में आपका पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है फुल्ली, इज़ क्लोज टू, तो स्पेसिफिक हीट भी दी है पानी की और लेटेंट हीट ऑफ वाटर भी आपको दिया है। तो बेटा सबसे पहले हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर फॉर गेटिंग हॉट एंड देन इवेपोरेट, पहले तो हीट उसको चाहिए गर्म होने के लिए, फिर उसके बाद वो इवेपोरेट होगा, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या निकलेगा, पहले हीट कितनी चाहिए आपको, डेल्टा क्यू, वो चाहिए मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, प्लस ये चाहिए गर्म होने के लिए पानी को, पहले पानी गर्म होगा फिर गर्म होने के बाद वो इवेपोरेट होगा, तो लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, तो यहाँ पे आ जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इतनी पूरी हीट चाहिए। अब आपको मास क्या है वो दिया गया है, मास कितना दिया है उन्होंने 1 किलोग्राम बोला है, ठीक है, 1 kg आ गया, इंटू स्पेसिफिक हीट आपको वाटर की दी है, कितनी दी है 4200, क्लियर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा, तो चेंज इन टेम्परेचर उन्होंने आपको कितना बोला है, पूरा 100 है तो एट 20 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 में से 20 निकालेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस, क्लियर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर आ गया, प्लस मास अगेन 1 है, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर आपको दी है कितनी 2260,
तो 1 × 2260, ये किलो जूल है, तो बेटा आपको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका 1 2 और 1 3 10⁻³ आ जाएगा ये भी। तो 8 × 42 कितना बन जाएगा आपका 336, प्लस ये कितना आ गया 2260 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, तो जब प्लस करेंगे तो 2596 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगी। ये आपकी DQ निकल गई। क्लियर हो गया। अब ये जो हीट है इज़ प्रोवाइडेड बाय हीटिंग कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस, ये हीट कौन दे रहा है, हीटिंग कॉयल दे रही है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम है, और जिसकी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कितनी दी है 200 वोल्ट दी है। तो हीट सप्लाइड बाय हीटर, तो हीट कितनी सप्लाई करेगा बेटा, आप सबको पता है हीट सप्लाई एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी किसके बराबर होती है, पावर इंटू टाइम। किसके बराबर होती है, पावर इंटू टाइम। अब पावर तो आपको दिया नहीं है बट आपको बेटा V और R दिया है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS² इंटू टी। क्लियर। तो यहाँ से भी आपका Q निकल जाएगा, वेयर P क्या है, पावर है, T क्या है, टाइम है। ठीक है, तो VRMS आपको दी है 200, तो 200 का स्क्वायर अपॉन R कितनी दी है 20 इंटू टी। तो ये कितना बन जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट, ये बन जाएगा 2 × 10⁻³ इंटू टी। ये भी आ गई आपकी Q। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप क्या करें बेटा, वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, Q की वैल्यू आपको सबको पता है, ये निकाल ली है आपने, कितनी हीट आई थी 25, तो डाल दो 2596 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ इंटू टी। तो बेटा 10⁻³ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो सेकेंड्स में टाइम निकलेगा। ठीक है, 2596/2 ये सेकेंड में आएगा। ठीक है, तो जब ये सेकेंड में आएगा बेटा 25, तो जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 60 से और डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे ये कुछ बनेगा 24.63 मिनट। तो 24.63 मिनट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये 22, सॉरी बेटा ये 24.63 मिनट नहीं आता है, ये कितना आता है 21 पॉइंट कितना आएगा, ये 21.63। तो 6 है तो बेटा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22 मिनट। क्लियर। तो इसका मतलब बी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन।